हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग भारतीय डाक और भारतीय डाक का इतिहास देखेंगे। डाक टिकट की बात करें, सबसे पहले भारतीय डाक में आता है डाक टिकट। कुशल सैन्य और सरकारी संचार के लिए भारतीय डाक प्रणालियाँ यूरोपीय लोगों के आगमन से बहुत पहले विकसित हो चुकी थी। जब पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेनिश और ब्रिटिश ने मराठों पर विजय प्राप्त की, जिन्होंने पहले ही मुगलों को हरा दिया था, तो उनकी डाक प्रणालियाँ कई स्वतंत्र राज्यों के साथ मौजूद थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे उपमहाद्वीप की अन्य शक्तियों पर कब्जा कर लिया और आधुनिक भारत के अधिकांश हिस्सों में एक ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणाली अस्तित्व में लाई, जिसमें आधिकारिक और वाणिज्य मेल सिस्टम दोनों को स्थापित करने और बनाए रखने की आवश्यकता थी। स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट नए भारतीय ध्वज को दर्शाता है। यह विदेशी पत्राचार के लिए था। दूसरे टिकट पर अशोक के शेरों की राजधानी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक दर्शाया गया और यह घरेलू उपयोग के लिए था। हालांकि भारतीय डाकघर की स्थापना 1837 में हुई थी। एशिया का पहला चिपकने वाला डाक टिकट सिंधी डाक 1852 में सिंध प्रांत के ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक सर वाटले फेरे द्वारा पेश किया गया था। भारतीय डाक प्रणाली का एक व्यापक, भरोसेमंद और मजबूत नेटवर्क के रूप में विकसित हुई थी, तो भारत के लगभग सभी हिस्सों, बर्मा, जलडमरूद, बस्तियों और ईस्ट इंडिया कंपनी EIC द्वारा नियंत्रित अन्य क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी प्रदान करती है। सुधारक रोलैंड और इंग्लैंड में शुरू की गई मॉडल डाक प्रणाली के आधार पर कम लागत पर कुशल डाक सेवाएं प्रदान की गई है। EIC और उसके उत्तराधिकारी ब्रिटिश राज के सुचारू वाणिज्य, सैन्य और प्रशासनिक कामकाज को सक्षम बनाया गया। इंपीरियल पोस्ट विभिन्न भारतीय राज्यों द्वारा बनाए गए कई डाक प्रणालियों के साथ सह-अस्तित्व थे, जिनमें कुछ ने अपने संबंधित प्रभुत्व के भीतर उपयोग के लिए टिकटों का उत्पादन किया, जबकि ब्रिटिश भारतीय डाक टिकटों को इन राज्यों की सीमाओं से परे मेल भेजने के लिए आवश्यक था। टेलीग्राफी और टेलीफोनी अलग अलग विभाग बनने से पहले पोस्ट के हिस्से के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भारतीय डाक देशव्यापी आधार पर काम कर रही है और भारत की जनता को कई मूल्यवान, कम लागत वाली सेवाएं प्रदान करती है। भारतीय डाक की बात करें तो भारत की डाक प्रणाली का इतिहास डाक टिकटों की शुरुआत से बहुत पहले शुरू होता है। महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक सूचनाओं के संचार के लिए साइरन महान और डेरिस प्रथम द्वारा स्थापित फारसी साम्राज्य की प्रणालियों में पूर्ववृत्त पता लगाया गया है। अर्थवेद एवं अर्थवेद, जो दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है, सहस्राब्दी पहले प्राचीन भारत में एक संदेहवाचक सेवा का रिकॉर्ड रखता है। प्रांतों ने सूचना और राजस्व डेटा एकत्र करने की प्रणालियों का उल्लेख चाणक्य के अर्थशास्त्र अर्थात सैन्य रणनीति और कौशल। प्राचीन काल में राजा या राजा सम्राट, महाराजा, शासक, जमींदार या सीमांत विशेष रूप से सुप्रशिक्षित पुलिस एवं सैन्य एजेंसियों की खुफिया सेवाओं और धावकों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने और प्राप्त करने के लिए कुरियर सेवाओं के माध्यम से अपनी भूमि की रक्षा करते थे। भारत के अधिकांश हिस्सों में दूतों और यहाँ तक कि कबूतरों के माध्यम से भी गुप्त सेवा का प्रमुख, जिसे डाकपाल, पोस्ट मास्टर के नाम से जाना जाता है, संचार की लाइनों को बनाए रखता है। लोग अपनी दोस्तों या पड़ोसियों के माध्यम से अपने दूर के रिश्तेदारों को पत्र भेजते थे। सदियों से पैदल धावकों के रिले के अलावा किसी अन्य माध्यम से संदेश पहुंचाना दुर्लभ था। एक धावक एक नुकीले सिरे वाले खंभे पर अक्षरों से लेकर एक गांव या रिले पोस्ट से दूसरे गांव तक दौड़ता था। उनका व्यवसाय एक खतरनाक व्यवसाय था। डाक धावकों की रिले पूरे दिन और रात कम करती थी, जो डाकुओं और जंगली जानवरों के हमलों के प्रति संवेदनशील होती थी। इन मेल रनर का उपयोग मुख्य रूप से शासकों द्वारा सूचना और युद्धकालीन समाचार एकत्र करने के लिए किया जाता था। बाद में इनका उपयोग व्यापारियों द्वारा व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाने लगा। बहुत बाद में निजी मेल के परिवहन के लिए मेल रनर का उपयोग किया जाने लगा। भारत का डाक इतिहास मुख्य रूप से फारस से भारत तक फैले स्थलीय मार्गों के रूप में शुरू हुआ है, जो केवल पैदल पथों के रूप में शुरू हुआ था, जिसे अक्सर पहाड़ी नदियों के पार के घाट शामिल थे। धीरे धीरे सदियों से राजमार्गों के रूप में विकसित हुआ, जिनका उपयोग पैदल और घोड़ों द्वारा, व्यापारी और सैन्य दूतों द्वारा मिसाइलों की ढुलाई के लिए किया जाता था। खलीफा का अरब प्रभाव 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय के साथ आया। इसके बाद दीवान ए बरीद ने दूर दराज के साम्राज्य में आधिकारिक संचार स्थापित किया। उस काल के अन्य ग्रंथों में अश्वदूतों की न्यून गति का उल्लेख मिलता है। मुगलों द्वारा भारत का उपनिवेश करने से पहले दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुब उद्दीन
ऐबक केवल 4 वर्षों 1206 से 1210 तक सुल्तान थे, लेकिन उन्होंने मामूलिक राजवंश की स्थापना और एक दूत पोस्ट प्रणाली बनाई। इसे 1296 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा डाक चौकियों, एक घोड़े और एक पैदल धावक सेवा में विस्तारित किया गया था। शेर शाह सूरी ने उत्तरी भारतीय उच्च सड़क पर संदेश पहुंचाने के लिए धावकों के स्थान पर घोड़ों को शामिल किया, जिसे आज ग्रैंड ट्रैंक के रूप में जाना जाता है। सड़क, जिन्होंने हिमालय उत्तरापथ के आधार पर एक प्राचीन व्यापार मार्ग पर बंगाल और सिंध के बीच बनाया था। उन्होंने 1700 सराय भी बनवाए, जहां रॉयल मेल के प्रेषण के लिए हमेशा 2 घोड़े रखे जाते थे। अकबर ने घोड़े और धावकों के अलावा ऊँटों का भी प्रचलन किया। भारत के दक्षिण में 1672 में मैसूर के राजा चुक देव ने एक कुशल डाक सेवा शुरू की, जिसे हैदर अली ने और बेहतर बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में मौजूदा डाक प्रणालियों में सुधार के लिए रचनात्मक कदम उठाए। जब 1688 में उन्होंने बॉम्बे के एक डाकघर खोला और उसके बाद कलकत्ता और मद्रास में भी उसी तरह के डाकघर खोले। 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने सेवाओं का और विस्तार किया और 1774 में वारेन हेस्टिंग्स ने सेवाओं को आम जनता के लिए उपलब्ध कराया। प्रति 100 मील पर 2 आना शुल्क लिया जाता था। इन पत्रों पर लगाए गए पोस्ट मार्क बहुत दुर्लभ है और इन्हें यूनाइटेड किंगडम के पोस्ट मास्टर जनरल कर्नल हेनरी विशप के नाम पर इंडिया विशप मार्क्स दिया गया, जिन्होंने ब्रिटेन में इस प्रथा की शुरुआत की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का डाकघर पहली बार 31 मार्च 1774 को कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1778 में मद्रास में और 1792 में बॉम्बे में स्थापित किया गया था। 1793 के बाद जब कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त का विनियमन पेश किया तो आधिकारिक पदों पर बनाए रखने की वित्तीय जिम्मेदारी जमींदारों पर आ गई। इसके साथ किराए के धावकों का उपयोग करके संदेशों के व्यावसायिक संप्रेषण के लिए निजी डाक मेल प्रणालियाँ भी उभरी। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैन्य और वाणिज्य शक्ति के विस्तार और प्रशासन के लिए अपना स्वयं का बुनियादी ढांचा तैयार किया। धावकों को उनकी यात्रा की दूरी और उनके अक्षरों के वजन के अनुसार भुगतान किया जाता था। डाक ले जाना खतरनाक काम था। ऐसे हिस्सों को छोड़कर जो बाघों से संक्रमित हो सकते थे, डाक शायद ही कभी या कभी अपने नियत समय के 1 घंटे के भीतर पहुंचने में विफल रहती है। सिवाय इसके कि जैसा कि देखा गया है, जब पानी बाहर हो, इस मामले में कई घुमावदार सड़कों का पालन करना होगा, जिससे रास्ता काफ़ी लंबा हो जाएगा। औसत लेते हुए अच्छे मौसम में डाक या पोस्ट द्वारा प्रतिदिन 100 मील की दूरी तय की जा सकती है। प्रत्येक मेल बैग को एक हुरकुरू या धावक द्वारा भेजा जाता था, जिसमें 1 या 2 डॉगी वाले या ड्रमर शामिल होते थे, जो किसी भी संदिग्ध स्थान से गुजरते समय एक प्रकार का लंबा रोल बनाकर रखते थे। 1837 के डाकघर अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि काउंसिल में भारत के गवर्नर जनरल को ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों के भीतर भाड़े के लिए डाक द्वारा पत्र भेजने का अधिकार था। धारा में निजी जहाज़ों के लिए डाक के लिए निर्धारित दरों पर पत्र ले जाने की आवश्यकता थी। प्रदेशी जहाज पत्रों का एक हैंड स्टंप लगाया गया था। कुछ अधिकारों को बिना किसी शुल्क के मेल उपलब्ध तो विशेष समय के बीतने के एक विवादास्पद विशेषाधिकार बन गया। इस आधार पर 1 अक्टूबर 1837 को भारतीय डाकघर की स्थापना हुई थी। आप इसको याद कर सकते हैं, हो सकता है मैं भी आपके एग्जाम में भी पूछ दें। अत्यावश्यक यूरोपीय डाक सुएज के स्थल मंडल मध्य पमिस माध्यम के भूमि पर पहुंचाई थी। थॉमस वर्गन द्वारा प्रवृत्त यह मार्ग लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता था और फिर स्टीमर द्वारा मर्सिले, विंडीज या ट्रास्टे से होते हुए यूरोपीय गंतव्यों तक जाता था। सुएज नहर बहुत बाद 17 नवंबर 1869 तक नहीं खुली। ओवरलैंड मेल मार्ग का उपयोग करने वाले पत्रों के पारगमन का समय नाटकीय रूप से कम हो गया था। वार्गन के मग केप ऑफ गुड होप के माध्यम से यात्रा को 16,000 मील से घटाकर 6,000 मील कर दिया गया और परागमन का समय 3 महीने से घटाकर 35 से 45 दिनों के लिए बीच में कर दिया गया था। सिंधे जिला डॉक शुल्क के पूर्व भुगतान को दर्शाने के लिए सिंधी डॉक चिपकने वाले टिकटों का उपयोग 1 जुलाई 1852 को संध जिले में शुरू किया गया। जिले की डाक प्रणाली के लिए व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में 1 साल पहले सर वॉल्टर फेरे ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य और वाणिज्यिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सिंधु नदी घाटी में संचार में सुधार करते हुए डाक धावकों को घोड़ों और ऊँटों के नेटवर्क में बदल दिया गया था। नए टिकटों को व्यक्तिगत रूप से कागज या मोम वेफर पर उकेरा गया था। आकार गोलाकार था, जिसके चारों ओर रिम के चारों ओर सिंडी डिस्ट्रिक्ट डॉक ऑफ केंद्रीय प्रतीक के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मर्चेंट पार्क था। कागज या तो सफ़ेद या भूरा सफ़ेद था। एम्बेसिंग के दौरान नीली मुहर को डाई द्वारा कागज पर मुद्रित किया गया था, जबकि मोम संस्करण को कागज पर लाल
सीलिंग मोम वेफर पर उभारा गया था, लेकिन सभी का मूल्य हाफ ही था। इनका उपयोग अक्टूबर 1854 तक किया गया था और फिर आधिकारिक तौर पर दबा दिया गया था। ये आज काफ़ी दुर्लभ है। डाक द्वारा उपयोग किए जाने वाले उदाहरणों के लिए मूल्यांकन US डॉलर 700 से डॉलर 10,000 तक है। उपयुक्त लाल स्टाम्प का मूल्य अभी स्टेमली गिब्स द्वारा 65 यानी कि 2006 का अधिकार आंका गया था। हालांकि अब ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी अप्रयुक्त उदाहरण नहीं बचा है। क्या है कि ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में बस इसका जो पार्ट 2 होगा इसमें आगे की इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी और जल्दी